गाइस वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीओसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। पीजीटी क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा 13वां वीडियो है। 12 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उन 12 वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है, तो आप उन सारे वीडियोस को देखें। और अगर आपको सारे क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से कौन सा ऐसा कार्बोकैटायन है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन की। किसके? अल्फा हाइड्रोजन की। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। अब इस अल्फा हाइड्रोजन से हम क्या समझते हैं? इस अल्फा हाइड्रोजन से हम क्या समझते हैं? देखिए, अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में जो sp3 कार्बन होता है, sp3 कार्बन होता है, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, कार्बोकैटायन के यानी कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसके एडजेसेंट, उसके जस्ट बगल में जो sp3 कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब कार्बोकैटायन के एडजेसेंट यानी एडजेसेंट sp3 वाले कार्बन पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, मतलब उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए, तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो पहला ऑप्शन है उसको देखते हैं। देखिए, कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में यहाँ है, इस पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे? सिर्फ ओनली 1 होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 3 तो पहले से ऑक्युपाई थी। 1 हाइड्रोजन। एक एडजेसेंट ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और ये भी एक एडजेसेंट है, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। sp3 कार्बन को आप sp3 कार्बन को आप पहचान सकते हैं, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड नहीं होंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए, 1 2 2 2 4, तो कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सेकेंड वाले में देखते हैं हम, इस कार्बोकैटायन पे यहाँ इसके एडजेसेंट पे 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। 2 हाइड्रोजन इस एडजेसेंट पे होंगे और 1 हाइड्रोजन इस एडजेसेंट पे होंगे। टोटल कितने हो गए? 3 2 5 1 6। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 होंगे इसके एडजेसेंट पे, इस पे 3 होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 2 होंगे। टोटल कितने हो गए? 3 3 3 6 6 2 8, यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे देखिए 0 होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पहले से ही 4 की 4 कंप्लीट है। यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस पर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, इसका मतलब ये हो गए 4। और आपसे मैक्सिमम स्टेबल पूछा है, तो मैक्सिमम स्टेबल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी में क्या है? 8 अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी में 6 और 4 है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच केस फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सेकंड। पहला कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में देखिए जो फ्री रेडिकल है ये डबल बॉन्ड पे ही प्रेजेंट है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो है ये कॉन्जुगेशन में, ये कैसा है? यहाँ पे ये जो है ये डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन में होता है तो वो मोर स्टेबल होता है। कॉन्जुगेशन में होता है तो वो मोर स्टेबल होता है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें सेकेंड वाला पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन से 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे,
इसके एडजेसेंट वाले कार्बन से, और 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट पे होंगे। देखिए फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के जैसे ही हम मेजर करते हैं। फ्री रेडिकल यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 यहाँ पे होंगे और 2 यहाँ पे होंगे। टोटल कितने हो गए? देखिए इसमें होंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें हो गए 3 to 5 to 7 अल्फा हाइड्रोजन। यानी सेकंड वाला इसमें भी मोर स्टेबल हो गया, सेकंड वाला इसमें भी मोर स्टेबल हो गया, यानी हमारा ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फ्री रेडिकल यहाँ पे 3 मेंबर पे प्रेजेंट है और यहाँ पे 6 मेंबर पे प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि 3 मेंबर में रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है, रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट स्टेबल हो, मतलब मोर स्टेबल हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। यानी इसमें भी पहला वाला दूसरे वाले से लेस स्टेबल है, यानी सेकंड वाला मोर स्टेबल है। लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है CpH3, ये H है, ये क्या है? H, यहाँ पे 3, CpH3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। C, पीएच मतलब फेनिल ग्रुप, ये 1 फेनिल, सेकेंड फेनिल ग्रुप, और ये ऊपर बन गया 3rd फेनिल ग्रुप। यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब देखिए ये फ्री रेडिकल इन तीनों पीएच के डबल बॉन्ड में क्या कर सकता है? कॉन्जुगेशन करता है, मतलब डीलोकलाइज हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, सेकंड वाले ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो पहला वाला ऑप्शन होगा ये मतलब रीजोनेंस कर सकता है, मतलब कि कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो हमारा जो पहला वाला हो जाएगा वो दूसरे वाले से ज़्यादा स्टेबल, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इस पीएच की वजह से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में पहला वाला दूसरे वाले से ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला दूसरे वाले से ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि फर्स्ट कंपाउंड मोर स्टेबल दैन सेकेंड, यानी कि फर्स्ट जो है फर्स्ट सेकेंड से मोर स्टेबल होना चाहिए। तो वो हमारे किस ऑप्शन में है? वो हमारे डी वाले ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सी ऐसी एल्कीन है जो मोर स्टेबल है? देखिए एल्कीन की भी स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से ही देखते हैं, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, कितने होंगे? ओनली 1। देखिए इसमें कितने होंगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब 4, इसमें ओनली 1, और इसमें देखिए कितने होंगे लास्ट वाले में? लास्ट वाले में 3, 3 2 5 5 3 8, 3 2 5 5 3 5 3 8। ठीक है, तो हमारा इसमें जो करेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में है? सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, 8 है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे इनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में है? डी में है, 8 है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोवेस्ट पीके? लोवेस्ट पीके का मतलब क्या होता है? देखिए पीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एसिडिटी जितना ज़्यादा होगी पीके वैल्यू उतनी ही कम होगी। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है लोवेस्ट पीके। लोवेस्ट पीके मतलब कि ये ज़्यादा होना चाहिए और एसिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए इस एसिडिटी ज़्यादा कब होती है? एसिडिटी ज़्यादा कब होती है? एसिडिटी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन के। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए तो इसमें हम देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा रिजिड सिस्टम है,
और जो ज़्यादा रिजिड सिस्टम होगा उसमें जो डीलोकलाइजेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, और जब डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अब देखिए डी वाले ऑप्शन में, देखिए डी वाले ऑप्शन अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा दें तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और देखिए ये सिस्टम रिजिड है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इस पूरे सिस्टम में डबल बॉन्ड का आसानी से हो सकता है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन आसानी से पूरे सिस्टम में हो सकता है। देखिए यहाँ पे रिजिडिटी क्या क्या है, डी की कंपैरिजन में कम है, बी वाले में और कम है, इसमें तो बिल्कुल भी कम है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहेंगे ताकि स्टेरिक रिपल्सन कम हो। तो यानी कि सबसे ज़्यादा रिजिड सिस्टम हमारा कौन सा, डी वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से हमारा जो कार्बन आयन होगा ये मोर स्टेबल होगा, कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एसिडिटी को इंक्रीज करती है, एसिडिटी इंक्रीज करने के साथ साथ Ka वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और Ka वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि pKa वैल्यू डिक्रीज करेगी, pKa वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एमंग द फॉलोइंग, इसमें से ऐसा कौन सा, देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और आपसे इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा, मतलब सबसे कम स्टेबल। देखिए रिजोनेंस की दो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। सेकेंड होता है कि अपोजिट चार्ज, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। फर्स्ट पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड अपोजिट चार्ज शुड बी नियर, अपोजिट चार्ज नियर होने चाहिए, और जो सेम चार्ज होने चाहिए, और सेम चार्ज फार होने चाहिए दूसरे, मतलब दूर दूर होने चाहिए। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। कौन सा चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज। अब इतने सारे अगर फैक्टर हैं तब आप कह सकते हो कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है। क्या होगा, देखिए इतने फैक्टर के साथ आप बोल सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपका स्टेबल होगा तब। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है लीस्ट स्टेबल, तो इसमें हम इन सारे फैक्टर के अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। देखिए डी वाले ऑप्शन में 2 पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और बाकी सब में 2 पाई बॉन्ड है। डी वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अपोजिट चार्ज पास होनी चाहिए और सेम चार्ज दूर होने चाहिए। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देखिए, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो दोनों प्लस चार्ज यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे के पास है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल नहीं, ये लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखिए आपको सेम चार्ज दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के पास, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। सी में भी यही कंडीशन है, यहाँ पे सेम चार्ज एक दूसरे के आसपास है, यानी कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे के आसपास है, तो सेम चार्ज फर्स्ट ऑप्शन में ही एक दूसरे के पास है, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। जो हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द पिपरीडीन और पायरॉल, इन तीनों में आपको नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। देखिए
पिरिडीन में अगर आप देखें तो इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है ये इसमें पार्टिसिपेट, इसमें डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 1 लोन पेयर है, तो 1 टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब स्टेरिक नंबर जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से आप, जैसे 2 आया तो sp3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए तो हमारा जो पिरिडीन में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp2। अब पिपरिडीन में देख लेते हैं। पिपरिडीन में यहाँ इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो लोकलाइज्ड होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी पार्टिसिपेट करे। कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3, कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4। 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब है पायरोल। पायरोल में क्या है, पायरोल देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये डीलोकलाइज होके यहाँ पे क्या बना देता है, एक एरोमेटिक रिंग बना देता है। क्या बना देता है, एरोमेटिक रिंग बनाता है, और ये इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है कितने हैं 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर एक भी नहीं, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। देखिए अब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3 sp2, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ए में दिया है sp2 sp3 sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एमंग द फॉलोइंग इज, इसमें सबसे लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। देखिए अगर किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, और अगर उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको और लीस्ट स्टेबलाइज करेगा। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी जो है वो क्या होगा, सेकेंड वाला हमारा सबसे कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजिली अंडरगोज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में कौन सा सबसे पहले, मतलब कि कौन सा आसानी से जा सकता है इजिली। देखिए इसमें देखिए HO मत यानी पेरोक्साइड H2O2 HOOH, देखिए इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो जीरो है, वो मतलब जीरो है, तो इसलिए ये होमोलिटिक फिजन कर सकते हैं, होमोलिटिक फिजन इजीली से कर सकते हैं। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होमोलिटिक फिजन करने के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए दोनों एटम में वो जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पेयर रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, नहीं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें किसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं उन पर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज और लोन पेयर प्रेजेंट होता है। हम ऐसा पेयर देखते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज और लोन पेयर प्रेजेंट हो, क्योंकि निगेटिव चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, और अगर उनके पास लोन पेयर है तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। देखिए तो हमारा जो पहला ऑप्शन है Cn-, इस पर देखिए निगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल हो गया। NH3 के पास लोन पेयर है, NH3 के पास लोन पेयर है, इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हो गए, मतलब कि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास निगेटिव और लोन पेयर है, दैट्स वाई ये न्यूक्लियोफाइल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट के ए वैल्यू। देखिए के ए का वैल्यू मतलब क्या होता है, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए सी डी टी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए सी डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हाईएस्ट के ए वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम जिसके बेस पे निकालते हैं उसको हम पहले ब्लॉक कर देते हैं और इनके बारे में फिर हमें सोचना ही नहीं। COO और COH। अब देखिए उसके साथ जो और कोई ग्रुप लगा, जैसे -I वाला जो ग्रुप लगा है, उसका सबसे एक रूल होता है DNP। कौन सा रूल होता है, DNP रूल। DNP रूल क्या कहता है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कम होनी चाहिए। डिस्टेंस अगर कम है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। नंबर में ज़्यादा होना चाहिए। और पावर, यानी कि उसकी पावर जैसे उसका जो -I या -M का पावर हो वो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए इन सारे DNP रूल एक एक करके फॉलो करते हैं, पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। इसको आप इसके सीक्वेंस को नहीं चेंज कर सकते, तो DNP हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करते हैं। चलिए देखिए डिस्टेंस में ये सेकेंड पोजीशन पर है, फर्स्ट मतलब यहाँ से फर्स्ट, और ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है, लेकिन ये उसी पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन उसी पोजीशन पर ही है। तो यानी जो इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है, यानी डी वाले ऑप्शन का डिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए इसकी जो एसिडिटी होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। देखिए अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा डी, फिर उसके बाद ए, और उसके बाद बी, और सबसे कम हो जाएगा हमारा सी। क्योंकि देखिए इसमें डिस्टेंस आप पहले देख लेंगे, नंबर पावर की तो बात ही नहीं, सिर्फ आप डिस्टेंस देखेंगे। पावर फ्लोरीन यहाँ पे उसी सेम पोजीशन पर है, यहाँ पे उसके साइड में है, ए पे साइड में है, बी में उसके साइड के दूसरे साइड है, यानी सेकंड कार्बन पर है, यहाँ पे फ्लोरीन उसके फोर्थ पोजीशन पर, 1 2 3 4 पोजीशन पर। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। देखिए इन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 2 to 4, तो कितना हो गया इसका, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 हैं, सॉरी इसमें 4 नहीं होगा, इसमें ये बगल में जो है, एक एक करके देखते हैं। देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ओनली 1, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे तो इसमें 2 है, 4 है, 2 to 4, तो इसमें कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे तो 3, ये इसके एडजेसेंट पे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे यहाँ पे, यानी टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और उसके साथ साथ ये पीएच के साथ क्या करेंगे, ये पीएच के साथ इसका जो रिजोनेंस भी होगा, यानी ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऐसे पीएच के साथ इसका डबल बॉन्ड मतलब कि डिलोकलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए जैसे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और साथ ही साथ रिजोनेंस भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का करेक्ट ऑर्डर देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन के, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अल्फा हाइड्रोजन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब एक एक करके देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देखिए इसमें कितने हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर आपको 3 मिल जाएंगे, 2 इधर 2 इधर, तो 3 to 5 to 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं एल्कीन के साइड में, 4, और इसमें कितने हैं देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी कि
3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। देखिए सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में है, ए में है, तो उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू हो जाएगी वो सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड और सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू जिसकी आएगी वो आएगी थर्ड की। वो किसकी आएगी, वो आएगी थर्ड की। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि 3, 2, 1 ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट, मतलब आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सिंगलेट CH2 इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट CH2। ए ऑप्शन में क्या है, सिंगलेट CH2 मोर स्टेबल होता है ट्रिपलेट CH2 को। चलिए देख लेते हैं। ये होता है CH2, ये क्या होता है CH2, और ऐसे इसके 2 लोब्स बनाए जाते हैं। सिंगलेट CH2 में क्या होता है, जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक ही ऑर्बिटल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सिंगलेट ऑर्बिटल है इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है, जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं, और जब दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं तो रिपल्सन कम होता है, और रिपल्सन कम होने की वजह से इनके बीच की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपलेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिंगलेट के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। चलिए तो अपने ऑप्शन पे देखते हैं। सिंगलेट CH2 इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट, रॉन्ग है, क्योंकि कौन सा ज़्यादा होता है, रॉन्ग है, क्योंकि ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकंड बोला है ट्रिपलेट CH2 इज मोर स्टेबल दैन सिंगलेट CH2, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ट्रिपलेट CH2 सिंगलेट CH2 के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। सी ऑप्शन है CF2 इज मोर रिएक्टिव दैन CCl2। अब देखिए कार्बीन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CF2 मोर देन CCl2 मोर देन CBr2 मोर देन CI2, ये ऑर्डर होता है। और उसमें आपसे पूछा सी ऑप्शन में कि CF2 का जो रिएक्टिव ऑर्डर होगा वो CCl2 से ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है कि CF2 का जो मोर रिएक्टिव ऑर्डर, मोर रिएक्टिव देन CCl2, ये भी करेक्ट है। CCl2 इज मोर रिएक्टिव देन BBr2। देखिए CCl2 इज मोर रिएक्टिव देन CBr2, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारा करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है इंक्रीज, जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होता है तो उसकी जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि रिंग पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होंगे उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी का जो ऑर्डर है वो ये है O- सबसे ज़्यादा, मतलब जो ये सबसे फास्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके बाद होता है NH2 और सब उसके बाद होता है OH। उसके बाद क्या होता है OH। तो देखिए यहाँ पे O- है, यानी कि ये फास्टली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे, यानी फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद बोला NH2, और NH2 कहाँ है, NH2 हमारे थर्ड वाले ऑप्शन में, NH2 हमारे कौन से ऑप्शन में, NH2 हमारे थर्ड वाले ऑप्शन में है। तो उसके बाद हमारा थर्ड हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा। उसके बाद OH बोला है यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यानी ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। अब देखिए ऑप्शन में कैसा दिया, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होने वाला है इसमें वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रिलीजिंग ग्रुप उसमें अटैच्ड होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी टेंडेंसी हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल। आपको सबसे कम स्टेबल की बात किया इसमें, लीस्ट स्टेबल। देखिए
जब भी कोई भी कार्बोकेटायन अगर किसी भी ब्रिज हेड पर प्रेजेंट होगा, किसी भी ब्रिज हेड पर प्रेजेंट होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, यानी वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यानी कि मोस्ट अनस्टेबल होगा। देखिए यहाँ पर तो ये रिजोनेंस में है, ये भी रिजोनेंस में, यहाँ पर भी रिजोनेंस में है, यानी इसमें क्या है, ब्रिज हेड पर है, और ब्रिज हेड पर होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सबसे लीस्ट स्टेबल का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें आपको क्या बताना है कि SN1 रिएक्शन का कंपैरिजन करना है, SN1 रिएक्शन के रेट का कंपैरिजन करना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। SN1 में क्या होता है, SN1 में बनता है कार्बोकेटायन। SN1 में क्या होता है, जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव करता है और बनता है कार्बोकेटायन। तो ये जो क्लोरीन है ये लीव करेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है। अब देख इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन में निकालते हैं, तो 1 हाइड्रोजन 2 और यहाँ ऊपर 3, टोटल कितना है अल्फा कार हाइड्रोजन हो गए, 1 3 1 2 3 3 3 6, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए दूसरी वाली रिएक्शन का भी देख लेते हैं। दूसरी वाली रिएक्शन में क्या है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब जब इसमें ये क्लोरीन का रिमूवल होगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 6 मेंबर है ऐसे। तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ओनली, यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके जो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि किस में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए ये K2 है और ये K1 है। देखिए किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, K1 में या K2 में। देखिए K1 है, K1 में स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की ज़्यादा है K2 से, तो जो K1 होगा ये इसका रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा K2 से, K1 की रेट K2 से ज़्यादा होगी। तो यानी कि हमारा जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि देखिए रिलीजिंग ग्रुप के रिलीज होने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए तो ये थे हमारे आज के GOC के कुछ क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।